जोहार। नई दिशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। इस कार्यक्रम के ज़रिए हर हफ्ते हम आपको ऐसे लोकप्रिय लोगों से मिलवाते हैं, ऐसे संस्थानों से मिलवाते हैं जो अपने कार्य के ज़रिए हमारे राज्य में डिफरेंट सोशल इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, साइंटिफिक इश्यूज़ में काम कर रहे हैं और अपने कार्य के ज़रिए एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस कड़ी में हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे ही खास मेहमान जुड़े हैं जो बीते कुछ वर्षों से झारखंड में विज्ञान की लोकप्रियता, उसके प्रचार प्रसार को लेकर काम कर रहे हैं। इनके कार्य को देखते हुए इन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है। हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे आलोक कुमार चौधरी का। आलोक, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सबसे बड़ा युवा सम्मान माना जाता है जो आपको दिया गया है। और इससे पहले इसकी जर्नी पर हम आए, हम आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे जब आपको पता चला, क्योंकि झारखंड में मुझे लगता है सिर्फ 6 ऐसे रहे हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है और गढ़वा जहाँ से आप आते हैं वहाँ के आप पहले ऐसे युवा हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो आपके लिए वो फीलिंग कैसी थी जब आपको इस बारे में पता चला? मैं शुरू से ही यह कोशिश करना चाह रहा था कि मैं झारखंड के लिए कुछ करूं और इसके लिए मैं लगभग 10-12 साल से इस एरिया में काम करता रहा और यही वजह है कि मुझे इस पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया। तो जैसे ही मुझे पता चला कि इस पुरस्कार के लिए मैं चयनित हो गया हूं तो मुझे लगा कि मैं झारखंड के लिए जो मेरा सपना था कि मैं कर सकता हूँ कुछ झारखंड के लिए, वो करने के लिए सफल हो पाया हूँ। सो वो मोमेंट को मैं जब भी याद करता हूँ मीन्स दैट्स वाज अमेजिंग, तो इसे याद करता हूँ। तो अभी तक झारखंड में की स्थापना से अब तक 6 लोगों के लिए ये पुरस्कार मिल पाया है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि महत्ता इसकी बढ़ जाती है। वाकई और कहीं ना कहीं आपका जो जिला रहा उसके लिए भी और हमारे पूरे राज्य के लिए ये काफ़ी गर्व की बात है। हम आपकी सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने ये तय किया कि मुझे विज्ञान के क्षेत्र में काम करना है। क्या कुछ इंसिडेंट रहा या फिर क्या आपके लिए क्या प्रेरणा रही? जब मैं अपनी मिडिल स्कूल में था तब उस समय वहाँ पे बाल संसद चलता था। तो बाल संसद के वजह से मुझे वहाँ पे सबसे पहले शिक्षा मंत्री बनाया गया था। तो उसमें मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ अपने लिए करने में फ़ायदा नहीं है, दूसरों के लिए भी करना चाहिए। तो उसमें मैंने बहुत सारे चीज़ें किस तरह से दूसरों को मदद कर सकते हैं शिक्षा में, उसमें मुझे अपना कर्तव्य बोध हुआ कि लोगों को करना चाहिए। उसी समय मैं स्काउट में भी ज्वाइन हुआ था। स्काउट में इसे कहा जाता है कि लोगों के 3 कर्तव्य हैं। पहला स्वयं के लिए कर्तव्य, दूसरा समाज के लिए कर्तव्य और तीसरा धर्म के लिए कर्तव्य। तो इसी को देखते हुए मैं पहला खुद के लिए तो करता ही रहा एकेडमिक में, लेकिन साथ में लोगों के भलाई के लिए भी सोचा। तो उसी समय क्या था कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है बहुत सारे स्कूल्स में विज्ञान क्लब का स्थापना करने के लिए। तो हमारे स्कूल में भी वो विज्ञान क्लब की स्थापना हुई और मेरे सारे मित्र और सारे विद्यालय के छात्रों ने मिलकर सर्वसम्मति से मुझे उस क्लब का अध्यक्ष बनाया। तो उसमें मुझे और कर्तव्य बोध हुआ कि मुझे इस क्लब को नेशनल लेवल तक ले जाना है और यही वजह है कि मैं क्लब को के साथ काफ़ी अच्छा काम करता रहा ये काफ़ी लंबे समय तक। और इसी को देखते हुए विज्ञान प्रसार डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा 4 टाइम्स गोल्ड कैटेगरी अवार्ड मिला है, जो झारखंड में किसी भी क्लब को अभी ऐसा नहीं मिल पाया है। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए करता गया और बीच बीच में जैसे समाज सेवा के लिए भी मेरा कार्य चलता रहा। मैं जब अपने कॉलेज के टाइम में था तो नेशनल सर्विस स्कीम के साथ जुड़ के, नेहरू युवा केंद्र के साथ जुड़ के उधर भी सोशल वर्क करता रहा। लेकिन जो अवार्ड मुझे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, तो ये मुझे सामाजिक कार्य और विज्ञान लोकप्रियकरण दोनों के लिए मिला है। तो मेजरली जो विज्ञान लोकप्रियकरण का काम है मैं अपने क्लब के थ्रू ही करता रहा, जिसमें साइंटिफिक अवेयरनेस जगाना, स्टूडेंट्स में, लोगों में जन जागरूकता करना। क्योंकि संविधान में ऐसा कहा गया है कि हमारे जो भी व्यक्ति हैं उनमें वैज्ञानिक चेतना का विकास करना है और संविधान के मुख्य प्रस्तावना में ही ऐसा होना मुझे और प्रेरित किया करना है। और कभी कभी ऐसा बहुत सारे इंडेक्स आते रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या वहाँ पे मुझे झारखंड को विज्ञान वगैरह में पीछे देखने में बहुत बुरा लगता था। तो मुझे लगा मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैंने इस एरिया को चुना समाज सेवा के साथ विज्ञान लोकप्रियकरण का। और इन बिटवीन बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स मैंने लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी काफ़ी अच्छे लगे। बहुत सारे पुरस्कार से भी मुझे नवाजा गया। तो इस तरह से चीज़ें चलती गई। यही इस टाइप का जर्नी में के द्वारा मुझे पुरस्कार मिला है। युवाओं की बात हो रही है आलोक, और मुझे लगता है कि अगर आपके जैसे युवा और थोड़ा ज़्यादा अगर हमारे राज्य में देखने को मिले तो हमारे राज्य का जो भविष्य है वो और ज़्यादा सुनहरा होगा। आप 8वीं कक्षा से ही इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं विज्ञान की लोकप्रियता को लेकर। क्या कुछ इंसिडेंट रहा जिसे
जिससे आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे विज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि विज्ञान ही क्यों, कोई वजह रहा उसके पीछे? अब बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे इंडेक्सेज मुझे देखने को मिलते थे। मैं जब अपने विद्यालय में भी था तो वहाँ विज्ञान के लिए उतना अच्छा नहीं था फैसिलिटी। तो ऐसा मैं देख रहा था, बहुत सारे मेरे सीनियर्स भी बोलते थे कि जब तक विज्ञान पे जोर नहीं दिया जाए तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। और हमारे प्रधानमंत्री भी यही बोलते हैं, विज्ञान द्वारा विकास, लंबे समय से। तो विज्ञान के क्षेत्र में इनोवेशन इंडेक्स किस तरह से बढ़ाया जाए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने विज्ञान को ही चुना कि इसी में मुझे काम करना है और मैं प्रोफेशनली इसी एरिया में ज़्यादा अच्छा दे सकता हूँ। क्योंकि जिस एरिया में आप जितना अच्छा समाज को दे सकते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप ऐसा एक कार्य स्टार्ट करते हैं या फिर इस जर्नी में स्टार्ट करते हैं, खासकर तब जब आपके पास उस क्षेत्र में ज़्यादा कोई है नहीं जो आपको प्रेरणा दे सके, क्योंकि आप अकेले ही निकले उस सफ़र में, तो क्या कुछ चुनौती रही, किस तरीके से, क्या स्ट्रगल आपके लिए रहा? कभी ऐसा लगा कि अच्छा ठीक है, मैं खुद के ही लाइफ में ज़्यादा फोकस कर लेता हूँ, मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, बाकियों के बीच में क्यों ही इसको लोकप्रिय करना? क्या कभी वैसे चैलेंजेस देखने को मिले? ऐसे तो बहुत सारे चैलेंजेस हुए थे। मीन्स मैं उन्हें जब याद करता हूँ तो बहुत बुरा लग सकता था, बहुत बुरा लगा था उस समय। बहुत सारे इनिशिएटिव्स थे, लेकिन मैंने उस समय तय किया कि चलो उन्होंने ऐसा किया तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जो करना है, मैं जो कर सकता हूँ वो करते रहता हूँ। तो इसीलिए बीच बीच में बहुत सारे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए, लेकिन फिर भी मैंने अपने काम को कंटिन्यू ही रखा। और कुछ लोग बुरे लोग मिलते हैं वो अलग बात है, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला। जैसे अगर मैं विज्ञान प्रसार के वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद सेरानाडे सर को याद करता हूँ तो वो हमेशा सपोर्टिव रहे। तो मतलब अगर एक कहा गया है, गाना भी है, अगर आप 10 कदम बढ़ाते हो तो 100 कदम आपका भगवान बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो भले ही मुझे प्रेरणा के लिए लोग नहीं मिले, लेकिन काम में सहायता करने के लिए लोग मिलते ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, कारवा जो है आपका बढ़ता चला। इसके साथ ही आप C20 के भी एम्बेसडर हैं आलोक, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं, और एज एन एम्बेसडर क्या कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे? अभी जैसे बोला जा रहा है कि भारत G20 जो शिखर सम्मेलन है, जिसमें 20 बहुत बड़े जो देश कह सकते हैं सामान्य वर्ड में, उनका अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हमारे जो भी लोग हैं देश के, वो भी इस चीज़ को गर्व करें, इस बात को देखते हुए। और इसी बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी कर रही है जिससे लोगों को बेनिफिट भी हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए विशेष वर्ग में बांटा गया। जैसे साइंस वालों लोगों के लिए S20 है, यूथ के लिए Y20 है। तो इसी तरह से समाज सेवा वाले लोगों के लिए, जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, हम जैसे लोगों के लिए C20 बनाया गया है। तो उसमें मुझे गवर्नमेंट के थ्रू C20 का एम्बेसडर बनाया गया है। तो मैं जो अपना खुद का एरिया है, विज्ञान लोकप्रियकरण और समाज से रिलेटेड अनदर चीज़, उससे रिलेटेड मैं जन जागरूकता कर रहा हूँ। हाल ही में विज्ञान दिवस के अवसर पे G20, C20, इलेक्ट्रिक व्हीकल और विज्ञान दिवस के बारे में लोकप्रियकरण का कार्य किया था। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है G20 के द्वारा। बिल्कुल। अभी खैर आप जब विज्ञान की लोकप्रियता पर बात कर रहे थे तो आपने कहा किस तरीके से इनोवेशन जो है उससे बच्चों को खासकर जोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो हमारे कुछ वर्षों से हमारे पास हैकाथॉन है, ऑल इंडिया हैकाथॉन है, जो एक प्रयास है कहीं ना कहीं जो यंग माइंड्स हैं, ना सिर्फ उनको इनोवेशन की तरफ हम ले जाएं, बल्कि जो हमारे कंट्री में कुछ इश्यूज़ है उससे भी हम उनको कनेक्ट कर सके। अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें, जैसा आपने कहा कि एक समस्या है कि विज्ञान के क्षेत्र में हम काफ़ी पीछे रह गए, इनोवेशन में जो हमारे युवा है वो काफ़ी पीछे रह गए हैं। इसके पीछे क्या कुछ मुख्य वजह है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे, या फिर जो वजह है भी उनसे कैसे टैकल किया जा सकता है? जैसे अगर वजह का बोला जाए तो पॉलिसीज इससे रिलेटेड नहीं बन पा रहे गवर्नमेंट में। मैं खुद एक इस एरिया में स्टेक होल्डर रहा हूँ, तो मिलना लोगों से, पदाधिकारियों से होता रहता है। तो एक पॉलिसीज अच्छे से बन नहीं पा रही है, बनने की वजह से उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो इन सारी वजहों से हो सकता है, लेकिन हम जैसे युवा हैं, हम लोग को हमेशा यही जोर होता है कि गवर्नमेंट जो कर सकती है वो तो करती है, लेकिन हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं खुद का अगर एग्जांपल लेता हूँ अपना, तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नीति आयोग के तहत वॉलंटियर मीन्स स्वयं सेवा के तहत इसको पॉपुलराइज करने के लिए काम कर रहा हूँ। जैसे मैं अपने विज्ञान क्लब का बात करूँ, जिसका मैं समन्वयक हूँ, आर्यभट्ट विज्ञान क्लब। तो ये 12 साल से विज्ञान प्रसार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संबद्ध होकर
स्वयं सेवा का ही काम कर रहा है। तो इसमें हम गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली हेल्प ही कर रहे हैं इसमें विज्ञान लोकप्रियकरण में, बिना किसी फंड के, या भले ही हमारा बहुत इंटीरियर एरिया में क्लब है, लेकिन हम एक तरह से सहयोग ही कर रहे हैं विज्ञान लोकप्रियकरण में। और आपने स्पेशली जोर दिया इनोवेशन पे और विज्ञान नए स्टार्टअप्स के डेवलपमेंट पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसे हम अटल इनोवेशन मिशन कहते हैं, और इसके तहत पूरे ऑल इंडिया में बहुत सारे लैब सिचुएटेड किए गए हैं, जिसमें 6 से लेकर 12 तक के बच्चे वहाँ पे जाके अपना इनोवेशन का काम कर सकते हैं। तो इसमें भी मैं अपना स्वयंसेवा के रूप में एक इंजीनियर होने के नाते, क्योंकि हम लोग इंजीनियर्स हैं जो स्टूडेंट्स को मदद कर सकते हैं नए इनोवेशंस करने के लिए, तो इसके लिए मैं स्वयं सेवा देता हूँ, वॉलंटियरिंग करता हूँ। और मैंने चूँकि अच्छा काम किया, इसलिए अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने मुझे झारखंड स्टेट का रीजनल मेंटर ऑफ चेंज भी घोषित किया है। क्या बात है, क्या बात है। जैसा आपने कहा कि जो साइंस क्लब है उसके थ्रू भी मुझे, जैसे क्लास 8 से आप इस पे काम करें, 1 दशक से लगभग ज़्यादा हो चुका है, हर उम्र के बच्चों से आपने इंटरेक्ट किया है। जब आप उनसे बात करते हैं तो क्या आपको वहाँ पे समस्या की जो समझ है वो भी बढ़ती होगी कि अगर बच्चे चूक रहे हैं, इनोवेशन में चूक रहे हैं, या फिर विज्ञान में अपने इंटरेस्ट दिखाने में अगर वो कहीं पीछे रह जा रहे हैं, खासकर हम अपने राज्य की अगर हम बात करें, क्या कुछ मुख्य वजह उसमें आपको नज़र आई? मुझे लगता है कि इस चीज़ को प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए, आप प्रॉब्लम को सबसे अंदर है प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के अंदर कि उनको खुद पे भरोसा नहीं है कि क्या हम ऐसा कर भी सकते हैं। तो ये सारे जो भी प्रयास हैं हम लोग जो कर रहे हैं, या सबसे इम्पोर्टेंट जो है यही है, उन्हें भरोसा दिलाने की है कि आप कर सकते हो। क्योंकि जब तक एक मैं या कोई भी हो, जब तक भरोसा नहीं हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, तब तक ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो कर सकते हैं। इसलिए मेरा सबसे पहले प्रयास ये होता है, मैं उन्हें ये नहीं बोल सकता कि सीधे ही आप बहुत बड़े आविष्कार कर सकते हो। मैं उन्हें सबसे पहले ये समझाता हूँ, आप खुद पे भरोसा करो, अपने समाज के अंदर जो भी समस्याएं हैं उसे देखिए, आप उसके लिए क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचिए। क्योंकि अगर एक कोई भी आविष्कार तुरंत ही नहीं होता है, उसके लिए लंबे समय से सोचना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है। तो मैं उन्हें यही जोर देता हूँ कि अभी आप 6 में है, 7 में हैं, अभी से किसी प्रॉब्लम को लेके कुछ मंथन स्टार्ट करेंगे, हो सकता है 3 साल बाद, 4 साल बाद आप उसके लिए कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर पाएँ। बिल्कुल, और इस अर्ली स्टेज में स्कूल का भी जो योगदान है वो काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप शुरुआत से ही बच्चों को साइंस के प्रैक्टिकल्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रखेंगे, तो ये एक समय होता है जब इंटरेस्ट जो है आपका थोड़ा आप पकड़ लेते हो और फिर आप उस दिशा में अपनी इंटरेस्ट दिखाने लगते हो। आलोक, एक तो आप यहाँ पे लोकप्रियता का काम कर रहे हैं क्योंकि आपको वो समस्या नज़र आई, उसके साथ ही विज्ञान एक ऐसा विषय है जिससे आप खुद भी काफ़ी करीब हैं, जो आपका खुद का एक पसंदीदा क्षेत्र है, आप इसकी रिसर्च पे भी फ़िलहाल काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे क्योंकि आप अपनी रिसर्च की पीरियड में अभी, तो थोड़ा उस बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। मीन्स रिसर्च का काम तो मैं एक्चुअली जब 8th से था, 9th से था, तभी से ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में करता आया हूँ। जैसे जब मैं 10th में था तो मेरा प्रोजेक्ट स्टेट लेवल के लिए आया था, जो यूनाइटेड नेशन के थ्रू एक कंपटीशन कराई गई थी, और उसका टॉपिक था वाटर कोऑपरेशन इश्यूज एंड चैलेंजेस और हाइड्रोजन कार। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे मैंने इनिशियल स्टेज में काम किया था। तो उस समय मीन्स ये सारे प्रोजेक्ट्स मुझे ये हेल्प की कि भरोसा ये दिलाया उन्होंने कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और मैं बहुत सारे रिसर्च में, IITs में, बहुत सारे सेंट्रल रिसर्च में भी बहुत सारे चीज़ों पे काम कर चुका हूँ। जैसे पेरोस्काइट सोलर सेल हो गए, जो इनोवेटिव सोलर सेल है जिसमें ज़्यादा पावर होते हैं। उसके अलावा MEMS मॉड्यूल, किस तरह से किसी चलने पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का नाम आपने सुना होगा, जिसमें अगर हम प्रेस करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इस तरह की चीज़ें कर रही है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है भारत के लिए और पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस चीज़ पे जोर दे रहा है वो एनर्जी सेक्टर है। तो मैं फिलहाल इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में रिसर्च कर रहा हूँ, और मैं जिस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आम जनता जो इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने में जो प्रॉब्लम उन्हें हो रही है, वो ये सोचते हैं कि एक बार चार्ज करूँगा तो फिर से 3-4 घंटे में चार्ज करना पड़ेगा, जबकि पेट्रोल में ऐसा नहीं है। तो हम इसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, ऐसे बैटरी के डेवलपमेंट में जो बहुत कम समय में चार्ज हो, बहुत लंबे समय तक उसके लिए यूज हो सके। और उसमें अभी ये भी प्रॉब्लम है, कुछ लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बर्न कर जाती है, तो उसका भी सॉल्यूशन इस सॉलिड स्टेट बैटरी में है। और उसके अलावा बहुत सारे मॉडलिंग पे भी काम कर रहा हूँ, तो ये रिसर्च का वर्क अभी मैं कर रहा हूँ।
क्या बात, इनफैक्ट आपकी जितनी भी रिसर्च वर्क है उन सब के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बेस्ट विशेस। हम वापस से ये जो आपका अचीवमेंट रहा है उस पर बात करना चाहेंगे। राष्ट्रीय युवा सम्मान से आप पुरस्कृत किए गए हैं, यहाँ तक पहुँचने का क्या कुछ प्रोसेस रहा, कैसा सफ़र रहा, क्या रिक्वायरमेंट्स रहे इस पर पहुँचने का, उस बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। अगर मैं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के बारे में बताऊं तो उसमें होता है कि किसी भी एरिया में आपको एक्सीलेंस तक पहुंचना होता है। तो मैं विज्ञान लोकप्रियकरण में तो एक्सीलेंस तक पहुंचा, और इसके अलावा जो अनदर पैरामीटर्स है कि 15 से 29 तक का एज होना चाहिए और कोर्ट कन्विक्टेड वगैरह नहीं होना चाहिए, जो अनदर अवार्ड्स में भी ऐसे ही लगभग होते हैं। तो मेरा अगर खुद का जर्नी बोलूँ तो बहुत सारे चीज़ें करी मैंने, तब जाके ऐसा हुआ है। जैसे सबसे पहले मैं क्वालिटी एजुकेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यूनाइटेड नेशन का, उस पर काम किया। उसके तहत स्टूडेंट्स में किस तरह से इनोवेटिव थिंकिंग डेवलपमेंट किया जाए, साइंटिफिक डेवलपमेंट किया जाए, और इसके लिए सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया बहुत सारे जो दिवस होते हैं, विज्ञान दिवस हो गए, प्रौद्योगिकी दिवस हो गए, पर्यावरण दिवस हो गए, इन सारे दिवसों को मनाया। उसके अलावा समाज में जो कुरीतियाँ उपलब्ध हैं अंधविश्वास की वजह से, उसके लिए कुछ काम किया, और इस तरह से चीज़ें की। उसके बाद जो मेन फंक्शन किया स्पेस साइंस पे, जब भी आप देखेंगे स्टूडेंट्स को अगर स्पेस के बारे में या किसी भी व्यक्ति को जब वो आसमान को देखते हैं तो उन्हें बहुत आकर्षक लगता है। तो इस चीज़ पे मैंने काम करना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे टेलीस्कोप मेकिंग वर्कशॉप में भोपाल बुलाया था, वहाँ पे मैंने 5 इंच का टेलीस्कोप अपना बनाया। उसे यहाँ ला के अपने यहाँ पे जब लोगों को दिखाया तो काफ़ी खुश हुए कि बहुत अच्छा आपने बनाया है। और बहुत सारे लेक्चर्स किए हैं, और आपने नाम सुना होगा इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया जो कक्षा 9 के लिए होते हैं, उनको हेल्प किया इसमें भाग लेने के लिए। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में हेल्प किया। तो इस तरह से, और मेरा एक आइडिया था इन्वॉल्वमेंट ऑफ यंग ब्रेन इन स्पेस रिसर्च, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मुझे अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में बुला के मेरे आइडिया को लिया। तो स्पेस साइंस पे ये काम किया। उसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूजन साइंस जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ये 35 देश मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इसमें अगर ये प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाती है तो हमें कोयला और पेट्रोलियम जैसे चीज़ों पे डिपेंड नहीं होना होगा, बस इधर से हमें पानी देना होगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। अरे क्या बात है। तो ये फ्रांस में प्रोजेक्ट हो रहा है, उस पर भी मैं लोकप्रियकरण का काम कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ मिलके। और साथ में सबसे बड़ी बात जो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में लोकप्रियता इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन की बात आती है किसी भी न्यूक्लियर चीज़ की, तो आम जनता को काफ़ी डर लगता है। लेकिन ये न्यूक्लियर फ्यूजन हमारे एनर्जी का जो डिमांड है उसको बहुत आसानी से फुलफिल कर सकते हैं। जैसे अभी पेट्रोल और डीजल को हम लोग देखें, काफ़ी महंगाई भी बढ़ रही है, हमें अन्य देशों का दबाव भी सहना पड़ता है। अगर आपको पेट्रोल लेना है तो हमारे ये शर्तों को मानो, वो शर्तों को मानो। तो इसने भी मुझे मोटिवेट किया कि मैं एनर्जी सेक्टर में काम करूं, कुछ रिसर्च भी करूं, कुछ लोगों को लोकप्रियता भी करूं एनर्जी सेक्टर में। और एक अनदर इनिशिएटिव इसके अलावा जो हमने किया स्टूडेंट साइंस मोटिवेशन प्रोग्राम का, जिसके तहत हम लोग स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स को साइंस में कैसे करियर बनाएं और उनमें साइंटिफिक डेवलपमेंट कैसे हो, इस पर लेक्चर लेते हैं। उन्हें हमारे पास जो साइंस की किट होती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। और जो हमारा मेजरली जो मैंने काम स्टार्ट किया वो लॉकडाउन के दौरान स्टार्ट किया। उसमें मैंने एक इनिशिएटिव है हमारा नेशनल क्यूज कंपटीशन, जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उस पर हम लोग क्विज कराते हैं और जन जागरूकता करते हैं। तो 2020 में हमने इसरो और उस समय हमारे बहुत बड़े देश के स्पेस साइंस के जो जन्मदाता जिसको कहते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनका जन्म शती था। तो उसके बारे में पूरे भारतवर्ष में इस क्विज के द्वारा जन जागरूकता की। उसमें टोटल 36,000 लोगों ने भाग लिया, और वो 36,000 लोग को तक ही भी अगर हम अपनी बातों को पहुंचा पाते हैं तो वो ये बहुत बड़ा मीन्स लोगों तक पहुंचना होता है। फिर उसके बाद अगले साल चूंकि कोविड स्टार्ट हो गया था और हमारा सभी लोगों का यही दायित्व था कि कोविड के प्रति लोगों को जागरूक करें, उनको मास्क बास्क डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो एक चीज़ें की ही हमने, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं चूँकि साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ उनको ये सब करने के अलावा भी। तो मैंने कोविड अवेयरनेस बाय कोविड प्रोटेक्शन बाय वैक्सीनेशन इस थीम पे क्विज कंपटीशन कराया। बहुत सारे लोगों को ये प्लेज दिलवाया कि वो खुद भी वैक्सीनेशन कराएंगे
और 3 लोगों को भी वैक्सीनेट करेंगे, और इसमें लगभग 6,000 लोगों ने भाग लिया। तो अगर 6,000 मीन्स 18,000 लोगों तक हमने वैक्सीनेशन के लिए कम से कम इनिशिएटिव लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जो अभी काम किया है वो नेशनल साइंस गेमिंग कंपटीशन है। इसमें साइंस भी है, गेम भी है। ऐसा आपको प्लेटफॉर्म लगभग ही कम ही देखने को मिलेगा जहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन भी आ जाए और साइंस पर्सन भी आ जाए। थोड़ा सा अपोजिट लगता है। तो इस प्लेटफॉर्म पे हम क्या करते हैं कि साइंस को गेम के थ्रू समझना काफ़ी आसान होता है। हाँ, बिल्कुल। तो एक गेम के थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन साइंस को हम लोग आसानी से उसे इलोबरेट करते हैं, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स पर्सन को हम ये बताते हैं कि अगर आप साइंस का यूज करते हैं तो आप गेम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल ले हमारे पड़ोसी देश चाइना का, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो सबमरीन जैसे बहुत सारे छोटे स्ट्रक्चर जो स्लो स्पीड का होते हैं उसे अपने में बांध के उसके बाद तैराकी का प्रैक्टिस करते हैं। तो इससे उनका जो स्पीड है काफ़ी हाई हो जाता है। तो इस तरह का साइंस का अगर आप यूज करके एथलेटिक्स में यूज करेंगे तो काफ़ी अच्छा में देश परफॉर्म कर सकता है, अच्छा ओलंपिक मेडल ला सकता है। तो ये सारे जो नए नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं साइंस पॉपुलराइजेशन का काम वो किया। और इसके अलावा मैं साइंस राइट और साइंस फिल्म का भी काम करता हूँ। जैसे विज्ञान प्रसार जो संस्था है वो साइंस फिल्म मेकिंग कैसे करें उस पर भी ट्रेनिंग मुझे दी है, तो उस पर भी मैं काम करता हूँ। तो साइंस राइट, साइंस फिल्म, तो इस तरह से समाज सेवा के साथ ही विज्ञान लोकप्रियकरण के बहुत सारे टूल्स को यूज करते हुए ये सारा काम किया है। तब 10-12 साल तब सरकार ने इस लायक समझा है कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। बिल्कुल आलोक, और कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम एंड रिजल्ट देखते हैं तो हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि उसके पीछे कितनी मेहनत गई होगी। इतने विस्तार में आपने बताया, और वाकई जो 12 साल का ये आपका जर्नी रहा है, कमाल की जर्नी रही है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बीच में उसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपने लक्ष्य जो अपना था ना, पहले से ही आपने उसको सोच रखा था कि मुझे लोगों तक विज्ञान के बारे में प्रचार करना है तो करना है। और कई सारे एक्टिविटीज़, अभी जैसे आपने कहा कि साइंस डे जो है उसकी पे भी आप एक्टिविटीज़ करते हो, और फिलहाल साइंस डे आने वाला भी है। क्या कुछ इस जो डे आने वाला है इसके इम्पोर्टेंस, इसकी महत्ता, क्यों इसको मनाना ज़रूरी है और क्यों इसके बारे में अवेयरनेस होनी ज़रूरी है, इसके बारे में आप दर्शकों को कुछ बतलाना चाहेंगे? ये जो नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को हुआ उसमें हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। जैसे सबसे पहले तो था कि हमारे जो महान वैज्ञानिक हैं, भारत को नोबेल पुरस्कार जिन्होंने दिलाया, उन्हीं के याद में हम मनाते हैं, डॉक्टर CV रमन सर। तो उनका सबसे पहले हमने ट्रिब्यूट किया, मीन श्रद्धांजलि दी कि आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। क्योंकि जब एक प्रेरणा स्रोत के पास हम जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आपने अच्छा किया है, हम भी अब करेंगे, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो हम सबसे साइंस डे का यही महत्व है कि हम स्टूडेंट के बीच हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनको लेके जाएं कि इन्होंने देश का बहुत बड़ा नाम किया। इस तरह से आपको भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी ऐसा आई डोंट थिंक कि होगा जो अपने राज्य और अपने देश को ऊंचा होते ना देखना चाहें। सब लोग चाहते हैं कि हम अपने देश और राज्य का नाम अच्छा करें। तो उन्हें अगर हम पहले से ही बता दें कि आप नोबेल पुरस्कार के लिए काम कर सकते हैं तो उन्हें प्रेरित करेगा। उसके अलावा विज्ञान के सबसे अच्छी बात यही है कि विज्ञान द्वारा ही विकास इसलिए कहा जाता है क्योंकि विज्ञान जब स्टूडेंट्स सीखेंगे, कुछ नया इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे तो तभी वो डेवलपमेंट करेंगे जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता हो। तो बहुत सारे लोग उस इनोवेटिव प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के थ्रू लाभान्वित होंगे, और इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो करेंगे उनको पैसे उससे अर्न होंगे। उसके अलावा देश का भी इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, पूरे विश्व को इससे बेनिफिट होगा। तो विज्ञान दिवस से लोगों में वैज्ञानिक भावना का विकास भी होगा, और कुरीतियाँ जो हैं उनको भी हमें टैकल करने में सॉल्यूशन मिलेगी। और इसीलिए साइंस डिप्लोमेसी का भी कॉन्सेप्ट आता है कि साइंस डिप्लोमेसी के थ्रू हम गवर्नमेंट तक भी रीच करें, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो देश तो हैं, अच्छे हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पे कुछ कुरीतियाँ हैं और गवर्नमेंट लेवल पे भी हैं। तो वहाँ पे इस जैसे ही साइंस डिप्लोमेसी वाली है लोग इसमें सोल्व कर पाएंगे, ऐसा हमें मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। और साइंस का, टेक्नोलॉजी का जो असर है, डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं, वो साइंस ही के बदौलत हम यहाँ तक आज पहुँच चुके हैं। तो वाकई इसकी महत्ता समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि आप खुद युवा पुरस्कार से सम्मानित है, तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल राइट कैंडिडेट है जो हमारे राज्य में जो युवा हैं
उन्हें प्रेरित कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप इस फील्ड में आएँ, अपने इंटरेस्ट दिखाएं और शुरू से ही इसकी महत्ता को समझें। तो खासकर जो हमारे यंगस्टर्स हैं यहाँ पे राज्य में, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी एक को होता है नॉलेज ट्रांसफ़र, तो अभी का जो भी हुआ है उनसे मेरा यही कहना है कि बहुत सारे आपके पास टेक्नोलॉजी आए हुए हैं। दो टाइप के टेक्नोलॉजी आपके पास है, एक जो आपको अच्छा करने के लिए बहुत मजबूर कर सकते हैं, एक ऐसा है जो आपको कुछ भी नहीं करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मीन्स जो आप करना चाह रहे हैं उसमें रोक लगा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियो ऐप्स हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप आसानी से समझ सकते हैं उसके स्क्रॉल करने में ही वो भी एक टेक्नोलॉजी है, उसी को स्क्रॉल करने में उनका सारा समय चला जा रहा है। तो उससे बच के ऐसे टेक्नोलॉजी पे वो जोर दें जिससे वो कुछ देश का विकास कर सकते हैं। जैसे मैं नेशनल यूथ फेस्टिवल में गया था, तो वहाँ पे बहुत सारे कलाकार से रिलेटेड चीज़ें थी, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे AI, ML, IoT बहुत सारे टेक्नोलॉजी का नाम लिया उस पूरे मतलब 7,500 लोगों के बीच। तो मैं यही कहूँगा हमारे राज्य के युवाओं से कि आप कोई भी एक टेक्नोलॉजी को सीख के उस पर कुछ नया इनोवेटिव करने की कोशिश कीजिए, और अगर आप डेडिकेशन के साथ करेंगे तो कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। और आप जो भी करें अच्छे से करें, मैं यही बोलना चाहूँगा। और इसके अलावा ये नहीं है कि सिर्फ साइंस पे ही वो काम कर सकते हैं। अगर राज्य का नाम रोशन करना है, आप जो कुछ भी कर रहे हो बहुत डेडिकेशन के साथ कीजिए और दिल लगा के कीजिए, तो आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने आलोक कि डेडिकेशन और पैशन होना बहुत ज़रूरी है इस किसी भी फील्ड में, अगर आपको अपना नाम कमाना है या फिर किसी भी फील्ड में अगर आपको अच्छा काम करना है। आलोक, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आगे की जर्नी और सफल रहे उसके लिए मैं आपको बहुत सारे विशेस देना चाहूँगी, और एक बार फिर से हम सब की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी तरह हम हर हफ्ते नई दिशा की कड़ी में आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो समाज में बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे और लोगों की कहानी देखने के लिए आप DD झारखंड के YouTube चैनल DD झारखंड में जा सकते हैं, जहां नई दिशाएं के अंतर्गत आपको ऐसे कई कहानियां मिलेंगी, ऐसे कई प्रोग्राम्स मिलेंगे। अब हमें भी दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे नई दिशाएं की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। थैंक यू।